विच इज़ द सेपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का सेपरेशन करना है, प्रॉपर डिस्पोजिंग करनी है और रिसाइकलिंग करनी है। तो उसके लिए क्या तरीके यूज़ होते हैं, तो आपको पहले मैं बता दूं कि इसके लिए दो मतलब स्टेप्स काम में लिए जाते हैं। एक तो होता है सेग्रीगेशन और दूसरा होता है डिस्पोजल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सेग्रीगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शिंक ऑफ ऑल एटमॉस्फेरिक गैसेज आर, एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए शिंक मतलब जिनके अंदर वो एब्जॉर्ब होती है वो कौन है? ओशन और वेजिटेशन, हाँ। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ। लाइमस्टोन वॉल, सही बात है, लाइमस्टोन वॉल भी है इस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और ऑल ऑफ द अबाउ। तो देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि मुझे बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब शिंक हम लोग ओशन के अंदर करते हैं तो क्या उसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्पफुल है या नहीं है, और अगर है तो वो क्यों है? आप खुद सर्च करना अपने लिए, खुद के लिए। मुझे तो क्या ही बताओगे तुम लोग, कमेंट तो करते नहीं हो, बस ये कमेंट करते हो सर और क्वेश्चन डालो और क्वेश्चन डालो। क्वेश्चन तो मैं डालता रहूँगा पर तुम्हें ढूंढना है। ठीक है, आगे देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारे ही शिंक है एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए। देखिए आगे देखो, पार्टिकुलेट्स कैन बी फॉर्म्ड बाई, पार्टिकुलेट्स किससे बनते हैं? पार्टिकुलेट्स कौन होते हैं? पार्टिकल्स मतलब छोटे पार्टिकल, है ना। तो वो कैसे बनते हैं? तो डिस्पर्जन से बनते हैं, हाँ, डिस्पर्जन से बनते हैं, किसी भी चीज़ के फैलने से बनते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं। जब बड़े पार्टिकल जब बड़े सब्सटेंस छोटे में डिवाइड होते हैं तो डिस्पर्जन से बनते हैं। कोगुलेशन मतलब आपस में जुड़ने से बनते हैं, जब बहुत छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे तो भी बनते हैं, सही बात है। और एडिशन से भी बनते हैं, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेचर इन्वर्जन लिमिट्स, टेम्परेचर इन्वर्जन किस चीज़ को रोकता है? टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो नीचे से ऊपर जाने पर आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कम होता है, पर अगर वो बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो वर्टिकल मिक्सिंग है ना पॉल्यूटेंट्स की, वो नहीं होंगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगर तुम लोगों ने ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना प्लम्स का, तो आप लोग जा कर के चेकआउट ज़रूर कर लेना। एयर पोल्यूशन का जो सेकंड मैंने डाला है वो प्लम्स का, टाइप्स ऑफ प्लम्स के अंदर, उसके अंदर समझा रखा है। वैसे आप एयर पोल्यूशन वाले तीनों वीडियोस देख लेना, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। गोज प्लम मॉडल वगैरह सारे दे रखे हैं ना, गोजन प्लम मॉडल वगैरह। आगे देखो, भोपाल गैस ट्रेजिडी इज़ ए केस ऑफ, भोपाल गैस ट्रेजिडी किससे हुई थी? तो आइसोसाइनाइड से हुई थी ना, तो आंसर हो जाएगा एयर पोल्यूशन से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे आपको याद रखना है भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी, कौन सी कंपनी थी और कौन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है ना, ये तो मैं बता ही रहा हूँ गैस तो, इसके अलावा कौन सी कंपनी थी ये ज़रूर देख लेना, और मतलब कब हुआ था ये ज़रूर देख लेना भोपाल गैस ट्रेजिडी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एरोसोल ऑफ नेचुरल ओरिजिन विद डायमीटर लेस देन 0.2 माइक्रोन आर कॉल्ड एटकिन पार्टिकल्स कहते हैं भैया। 0.2 माइक्रोन से छोटे एरोसोल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटकिन पार्टिकल। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखो, पोल्यूटेंट्स एमिट्स बाय जेट प्लेन्स आर, जेट प्लेन से जो पोल्यूटेंट निकलता है ना वो एरोसोल कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉलिड वेस्ट निकलता है जो एयर के साथ में मिक्स होकर के एरोसोल का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे कहाँ आ गए, 127 है ना, हाँ ठीक है। When the environmental lapse rate ELR and dry adiabatic lapse rates are exactly same, the atmosphere is said to be, जब ALR के बराबर होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल या स्टेबल एनवायरनमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये भी मैंने एयर पोल्यूशन के पहले वीडियो के अंदर बता रखा, आप वो भी देख सकते हैं कि सुपर एडियाबेटिक, सब एडियाबेटिक, न्यूट्रल या अनस्टेबल या इन्वर्जन किसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोटो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन कुड इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपस में अलग हो जाना ये कौन सी वेवलेंथ पर होगा? तो 240 नैनोमीटर से कम की जो शॉर्ट वेवलेंथ होगी उन पर होगा। ठीक है, तो क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। आगे देखो, क्लीनिंग द पोल्यूटेंट्स में टेक प्लेस बाई, हवा के अंदर जो 0.2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उन पार्टिकल्स को अगर तुमको वॉश आउट करना है, धोना है,
मतलब उनसे बड़े पार्टिकल, सॉरी छोटे बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ मैं, उनसे बड़े पार्टिकल 2.5 से बड़े पार्टिकल जो होंगे, अगर तुमको उनको द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपस में अलग हो जाना, ये कौन सी वेवलेंथ पर होगा? तो 240 नैनोमीटर से कम की जो शॉर्ट वेवलेंथ होगी उन पर होगा, ठीक है। तो क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। द क्लीनिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स में टेक प्लेस बाई, तो हवा के अंदर 2.5 माइक्रोमीटर से अगर तुमको उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उनको हटाना है, तो उनको हटाने के लिए तुम्हें बारिश की ज़रूरत होगी, बारिश की वजह से वो हट जाते हैं। तो रेनफॉल, वॉश आउट या फॉल आउट सब बारिश की वजह से होता है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, ऑल, सभी से पोल्यूटेंट्स हटाए जा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर द ड्राई एयर इज, इसकी 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू होती है, पर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ELR की क्या होती है ड्राई रेट, ठीक है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर की क्या होगी, ठीक है, तीनों चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, when the atmosphere is very stable then gaseous effluent forms A, क्या बनाएगा? तो जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है तो गैशियस इफ्लुएंट क्या फॉर्म करता है? तो ये बनाएगा फैनिंग प्लम। अब आपको बताना है बाकी के कब बनेंगे, ट्रैपिंग, कॉनिंग और लॉफ्टिंग कब बनता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इन्वर्जन विच रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल डाईयूरेनल कूलिंग साइकिल इज, तो इन्वर्जन किसकी वजह से होगा? तो इन्वर्जन होता है जब ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है एनवायरनमेंट का, है ना। ELR जब बढ़ जाती है तो होता है इन्वर्जन। तो हाइट पर जाने पर जब ELR बढ़ेगी तो इन्वर्जन होगा, तो हाइट पर जाने पर ELR किससे बढ़ेगी? रेडिएशन की वजह से, तो ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 133, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन इंडिया पर डे? तो अर्बन इंडिया पर डे की बात करें तो अर्बन जो हमारा वेस्ट जनरेशन है वो लगभग 2 लाख के करीब है, तो 1.88,500 ये कंसिडर किया जा सकता है, तो बी आंसर हो जाएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीथेन गैस इज रिलीज्ड ड्यू टू, मीथेन गैस कब होती है? जब प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन इज द आंसर बी। जब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपस में मिलते हैं तब मीथेन गैस जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन विल बी द आंसर। व्हाट इज द प्रॉपर सेग्रीगेशन? व्हेन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड सेपरेटेड properly, then it is called the proper segregation. Okay, number 135, blank space is the solid and semi solid waste incident or preparing, cooking, serving food and the cleaning of the food services limits, फूड सर्विसेज आइटम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये जब पढ़ो ना तुम कुकिंग से, सर्विंग से या फूड से, तो इससे साफ पता पड़ता है कि ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग बोलते हैं गार्बेज, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो ख़त्म नहीं होते उनको बोलते हैं रबिश, ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट चीज़ कहाँ आ गए? 135, 136, ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरियस फूड फैसिलिटीज़, ये वापस वही चीज़ हो गई, गार्बेज ही तो होगा, गार्बेज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 137, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेज वेस्ट आर प्रेजेंट? 2 टाइप के होते हैं गार्बेज वेस्ट, 2 टाइप कौन से? एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल मतलब जो जानवर खा सकते हैं, नॉन एडिबल जिसको जानवर नहीं खा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ लैंडफिल रिक्वायर? लैंडफिल की मिनिमम डेप्थ क्या होगी? आंसर होगा 1.8 मीटर, ठीक है। जनरली इतनी ऐसी ही जगह चूज़ की जाती है जिसके अंदर 1.8 मीटर तक की गहराई हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर फॉर 4,000 पीपल ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर? तो वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा 4,000 लोगों के लिए? तो भैया ये तो देखो वैसे तो निकालना पड़ता है, पर इसका जो आंसर है वो मैं बता ही देता हूँ, 1.25 हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती 4,000 पीपल्स के लिए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका जो खड्डा है वो 1.8 मीटर गहरा होना चाहिए, ठीक है, तब आपको 1.25 हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ेगी 4,000 लोगों के लिए। अगला है, व्हेन वाज द रैपिड सैंड फिल्टर फर्स्ट यूज़? कब सबसे पहले यूज़ किया गया? यूएस में G.W. फुलर द्वारा 1920 के अंदर सबसे पहले रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ किए गए। अब आपको बताना है कि ये जो सैंड फिल्टर होते हैं ये, या यूँ बोले कि जो फिल्टर्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट डन बिफोर रैपिड फिल्ट्रेशन। रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले क्या नहीं होता है? तो रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले क्या होता है वो देख लो। रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद में एरेशन होता है, एरेशन के बाद में क्लैरीफ्लोकुलेटर, उसके बाद में सेडिमेंटेशन टैंक और उसके बाद में आता है तुम्हारा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखो मिक्सिंग होगी, फ्लोकुलेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा और ये क्लोरिनेशन नहीं होगा। क्लोरिनेशन जो है वो रैपिड सैंड फिल्टर के बाद में होता है जिसमें हम लोग जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन फिल्टर बेड इज़ रिवर्स फॉर। अगर फिल्टर बेड के अंदर वापस पानी आ रहा है तो वो किसके लिए आएगा? ताकि उसके ऊपर की गंदगी को हटा सकें। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं बैकवॉश। बैकवॉश इसके अंदर वर्ड यूज़ नहीं कर रखा पर यहाँ दे रखा क्लीनिंग, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्लीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ वाइल डिज़ाइनिंग। तो जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना तो 1:3 का रेशियो इसमें कंसिडर किया जाता है। लेंथ 1:3, ब्रेथ के 3, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैसे ये वेलोसिटी और फ्लो रेट से निकाला जाता है ना, तो तुमको आना चाहिए जो भी इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं भैया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तुमको करने 3 धमाधम, ये न्यूमेरिकल है, ये तुम करना है तुम्हें। मैं इसका आंसर भैया नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के 144, 145, 146 का आंसर लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एरिया ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर फॉर द फॉलोइंग डिटेल। आपको फ्लो दे रखा है पानी का 2000 मीटर क्यूब पर आवर का, वेलोसिटी दे रखी है और बैकवॉश का टाइम दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना आपको एरिया ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है रैपिड सैंड फिल्टर की। आपको फ्लो दे रखा है 1000 मीटर क्यूब पर आवर, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर आवर और बैकवॉश टाइम दे रखा है 30 मिनट। इसके अंदर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। और अगला है, इसमें आपको चौड़ाई कैलकुलेट करनी है, ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको फ्लो दे रखा है 500 का, वेलोसिटी 5, बैकवॉश टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टर्बिडिटी अचीव्ड बाय यूजिंग ए रैपिड फिल्ट्रेशन। रैपिड फिल्ट्रेशन यूज़ करने के बाद में टर्बिडिटी जो है वो 0.1 NTU तक रह जानी चाहिए। इतनी कम टर्बिडिटी हो जानी चाहिए अगर आपका रैपिड फिल्टर सही से काम कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9% बैटरी रह गई है, फटाफट देखो क्वेश्चन खत्म करते हैं। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ टर्बिडिटी विच ए 2 स्टेज फिल्ट्रेशन ए हैंडल। तो देखो, अगर 2 स्टेज फिल्ट्रेशन है ना तो 100 NTU तक की टर्बिडिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और 100 NTU काफ़ी ज़्यादा होती है, आप ये मान के चलो। रो वाटर में जनरली 100 NTU तक जाती नहीं है, 40-50 NTU तक ही रहती है, ठीक है। तो 100 NTU तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैंडल की जा सकती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंथ्रासाइट मेंटेन्ड ए ड्यूल मीडिया फिल्टर। तो एंथ्रासाइट की जो हाइट होती है वो जनरली 1.5 से लेके 1.8 मीटर तक रखी जाती है। अब एंथ्रासाइट से रिलेटेड एक और ये क्वेश्चन है अगला तुम्हारा, व्हाट इज़ द हाइट मेंटेन्ड ऑफ ए डीप बेड मोनोमीडिया। ये डीप बेड मोनोमीडिया इज़ ए टाइप ऑफ रैपिड इज़ ए टाइप ऑफ फिलर, मतलब ये भी वापस एंथ्रासाइट के जैसा ही फिलर होता है। मोनोमीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, ये टाइप ऑफ रैपिड फिल्टर है। इसके अंदर भी वापस वही चीज़ है, हाइट कितनी रखनी चाहिए? तो 1.5 हाइट रखनी चाहिए। अब भैया देखो बैटरी खत्म हो रही है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस में कल आपको दिन तक मिल जाएंगे इसके आगे के और क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक वीडियो के अंदर यार 50 क्वेश्चन डालना वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मतलब अभी डाल लूँगा मैं क्वेश्चंस तो डालता रहूँगा, पर अभी क्या हो रहा है कि अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, एक आध दिन के लिए थोड़ा सा नेटवर्क ऐसा जा रहा है। अगर कल सुबह नेटवर्क सही हो गया तो मैं 100% आपको एक वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। चलो, द क्लीनिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स में टेक प्लेस बाई। तो हवा के अंदर 2.5 माइक्रोमीटर से अगर तुमको उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं और उनको हटाना है तो उनको हटाने के लिए तुम्हें बारिश की ज़रूरत होगी। बारिश की वजह से वो हट जाते हैं, तो रेनफॉल, वॉश आउट या फॉल आउट सब बारिश की वजह से होता है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, ऑल। सभी से पोल्यूटेंट्स हटाए जा सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एडियाबेटिक लैप्स रेट फॉर द ड्राई एयर इज, इसकी 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू होती है, पर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ELR की क्या होती है ड्राई रेट, ठीक है, और नॉर्मल एटमॉस्फेयर की क्या होगी, ठीक है। तीनों चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, व्हेन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी स्टेबल देन गैसियस इफ्लुएंट फॉर्म्स ए, क्या बनाएगा? तो जब एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है तो गैसियस इफ्लुएंट क्या फॉर्म करता है? तो ये बनाएगा फैनिंग प्लम। अब आपको बताना है बाकी के कब बनेंगे, ट्रैपिंग, कॉनिंग और लॉफ्टिंग कब बनता है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इन्वर्जन विच रिजल्ट्स फ्रॉम द नॉर्मल
डाईयूरेनल कूलिंग साइकिल इज, तो इन्वर्जन किसकी वजह से होगा? तो इन्वर्जन होता है जब ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाता है एनवायरनमेंट का, है ना। ELR जब बढ़ जाती है तो होता है इन्वर्जन। तो हाइट पर जाने पर जब ELR बढ़ेगी तो इन्वर्जन होगा, तो हाइट पर जाने पर ELR किससे बढ़ेगी? रेडिएशन की वजह से। तो ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 133, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन अर्बन इंडिया पर डे? तो अर्बन इंडिया पर डे की बात करें तो अर्बन जो हमारा वेस्ट जनरेशन है वो लगभग 2 लाख के करीब है। तो 1.88,500 ये कंसिडर किया जा सकता है, तो बी आंसर हो जाएगा इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मीथेन गैस इज रिलीज्ड ड्यू टू, मीथेन गैस कब होती है? जब प्रॉपर सेग्रीगेशन ना हो, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन इज द आंसर बी। जब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपस में मिलते हैं तब मीथेन गैस जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन विल बी द आंसर। व्हाट इज द प्रॉपर सेग्रीगेशन? व्हेन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर एंड सेपरेटेड properly, then it is called the proper segregation. Okay, number 135, blank space is the solid and semi solid waste incident or preparing, cooking, serving food and the cleaning of the food services limits, फूड सर्विसेज आइटम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये जब पढ़ो ना तुम कुकिंग से, सर्विंग से या फूड से, तो इससे साफ पता पड़ता है कि ये सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग बोलते हैं गार्बेज, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो ख़त्म नहीं होते उनको बोलते हैं रबिश, ठीक है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट चीज़ कहाँ आ गए? 135, 136, ब्लैंक स्पेस कंसिस्ट ऑफ वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वेरियस फूड फैसिलिटीज़। ये वापस वही चीज़ हो गई, गार्बेज ही तो होगा, गार्बेज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 137, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गार्बेज वेस्ट आर प्रेजेंट? 2 टाइप के होते हैं गार्बेज वेस्ट। 2 टाइप कौन से? एडिबल और नॉन एडिबल। एडिबल मतलब जो जानवर खा सकते हैं, नॉन एडिबल जिसको जानवर नहीं खा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ लैंडफिल रिक्वायर? लैंडफिल की मिनिमम डेप्थ क्या होगी? आंसर होगा 1.8 मीटर, ठीक है। जनरली इतनी ऐसी ही जगह चूज़ की जाती है जिसके अंदर 1.8 मीटर तक की गहराई हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर फॉर 4,000 पीपल ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर? तो वेस्ट वाटर के डिस्पोजल के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा 4,000 लोगों के लिए? तो भैया ये तो देखो वैसे तो निकालना पड़ता है, पर इसका जो आंसर है वो मैं बता ही देता हूँ। 1.25 हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ती 4,000 पीपल्स के लिए, ठीक है। इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका जो खड्डा है वो 1.8 मीटर गहरा होना चाहिए, ठीक है, तब आपको 1.25 हेक्टेयर की ज़रूरत पड़ेगी 4,000 लोगों के लिए। अगला है, व्हेन वाज द रैपिड सैंड फिल्टर फर्स्ट यूज़? कब सबसे पहले यूज़ किया गया? यूएस में GW फुलर द्वारा 1920 के अंदर सबसे पहले रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ किए गए। अब आपको बताना है कि ये जो सैंड फिल्टर होते हैं ये, या यूँ बोले कि जो फिल्टर्स होते हैं ये कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है ये चीज़। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट डन बिफोर रैपिड फिल्ट्रेशन? रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले क्या नहीं होता है? तो रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले क्या होता है वो देख लो। रैपिड फिल्ट्रेशन के पहले स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद में एरेशन होता है, एरेशन के बाद में क्लैरिफ्लोकुलेटर, उसके बाद में सेडिमेंटेशन टैंक, और उसके बाद में आता है तुम्हारा फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखो मिक्सिंग होगी, फ्लोकुलेशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, और ये क्लोरिनेशन नहीं होगा। क्लोरिनेशन जो है वो रैपिड सैंड फिल्टर के बाद में होता है जिसमें हम लोग जर्म्स को किल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डायरेक्शन ऑफ वाटर इन फिल्टर बेड इज़ रिवर्स फॉर? अगर फिल्टर बेड के अंदर वापस पानी आ रहा है तो वो किसके लिए आएगा? ताकि उसके ऊपर की गंदगी को हटा सकें। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं बैकवॉश। बैकवॉश इसके अंदर वर्ड यूज़ नहीं कर रखा, पर यहाँ दे रखा क्लीनिंग, तो आंसर हो जाएगा इसमें क्लीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर द रैपिड सैंड फिल्टर व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ वाइल डिज़ाइनिंग? तो जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं ना तो 1:3 का रेशियो इसमें कंसिडर किया जाता है, लेंथ 1:3 ब्रेथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैसे ये वेलोसिटी और फ्लो रेट से निकाला जाता है ना, तो तुमको आना चाहिए जो भी इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं भैया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तुमको करने 3 धमाधम, ये न्यूमेरिकल है, ये तुम करना है तुम्हें। मैं इसका आंसर भैया नहीं बता रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के 144, 145, 146 का आंसर लिखना है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर फॉर द फॉलोइंग डिटेल। आपको फ्लो दे रखा है पानी का 2000 मीटर क्यूब पर आवर का, वेलोसिटी दे रखी है और बैकवॉश का टाइम दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर कितना आपको एरिया ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेकंड ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है रैपिड सैंड फिल्टर की। आपको फ्लो दे रखा है 1000 मीटर क्यूब पर आवर, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर आवर और बैकवॉश टाइम दे रखा है 30 मिनट। इसके अंदर आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है। और अगला है, इसमें आपको चौड़ाई कैलकुलेट करनी है, ब्रेथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। आपको फ्लो दे रखा है 500 का, वेलोसिटी 5, बैकवॉश टाइम दे रखा है 20 मिनट, ठीक है। ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द टर्बिडिटी अचीव्ड बाय यूजिंग ए रैपिड फिल्ट्रेशन। रैपिड फिल्ट्रेशन यूज़ करने के बाद में टर्बिडिटी जो है वो 0.1 NTU तक रह जानी चाहिए। इतनी कम टर्बिडिटी हो जानी चाहिए अगर आपका रैपिड फिल्टर सही से काम कर रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 9% बैटरी रह गई है, फटाफट देखो क्वेश्चन खत्म करते हैं। व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ टर्बिडिटी विच ए 2 स्टेज फिल्ट्रेशन ए हैंडल। तो देखो, अगर 2 स्टेज फिल्ट्रेशन है ना तो 100 NTU तक की टर्बिडिटी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और 100 NTU काफ़ी ज़्यादा होती है, आप ये मान के चलो। रो वाटर में जनरली 100 NTU तक जाती नहीं है, 40-50 NTU तक ही रहती है, ठीक है। तो 100 NTU तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैंडल की जा सकती है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एंथ्रासाइट मेंटेन्ड ए ड्यूल मीडिया फिल्टर। तो एंथ्रासाइट की जो हाइट होती है वो जनरली 1.5 से लेके 1.8 मीटर तक रखी जाती है। अब एंथ्रासाइट से रिलेटेड एक और ये क्वेश्चन है अगला तुम्हारा, व्हाट इज़ द हाइट मेंटेन्ड ऑफ ए डीप बेड मोनोमीडिया। ये डीप बेड मोनोमीडिया इज़ ए टाइप ऑफ रैपिड इज़ ए टाइप ऑफ फिलर, मतलब ये भी वापस एंथ्रासाइट के जैसा ही फिलर होता है, मोनोमीडिया जिसको हम लोग कहते हैं। ये टाइप ऑफ रैपिड फिल्टर है। इसके अंदर भी वापस वही चीज़ है, हाइट कितनी रखनी चाहिए, तो 1.5 हाइट रखनी चाहिए। अब यह देखो बैटरी खत्म हो रही है। इसके आगे वाले क्वेश्चंस में कल आपको दिन तक मिल जाएंगे इसके आगे के और क्वेश्चंस, ठीक है। अब एक वीडियो के अंदर यार 50 क्वेश्चन डालना वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मतलब अभी डाल लूँगा मैं क्वेश्चंस तो डालता रहूँगा, पर अभी क्या हो रहा है कि अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक आध दिन के लिए थोड़ा सा नेटवर्क ऐसा जा रहा है। अगर कल सुबह नेटवर्क सही हो गया तो मैं 100% आपको एक वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा, ठीक है। चलो।